गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेसन में हमने नेहरू जी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि नेहरू जी अहमदनगर के किले में कब आए, कितने दिनों तक रहे और अहमदनगर के किले में उन्होंने अपना टाइम कैसे व्यतीत किया। तो आगे सेकंड लेसन में हम नेहरू जी के द्वारा लिखे हुए इतिहास की कुछ झांकियाँ देखते हैं कि कैसे बचपन में उनके मन में कुछ सवाल उठते थे, कुछ क्वेश्चन आते थे और क्या क्या क्वेश्चन होते थे और कैसे उन क्वेश्चन के वो आंसर ढूंढते थे। चलो पढ़ते हैं बेटा। भारत के अतीत की झांकियाँ। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा है। बचपन से लेकर आज तक नेहरू जी बोलते हैं कि मैं भारत के स्वरूप के बदलाव को ध्यान से देखता हुआ आया हूँ और मैंने यह महसूस किया है कि भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं और उनको किस तरीके से भारत के लोगों ने हैंडल किया है। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में इस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि बचपन में उनके दिमाग में, उनके मन में कुछ क्वेश्चन उभरते थे। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? यही क्वेश्चन थे उनके कि आखिर भारत है क्या और अतीत में इस विशेषता का प्रतिनिधित्व मैं करता था। यानी कि मैं सोचता था कि भारत में आखिर क्या विशेषता है, ऐसा क्या है जो भारत की तरफ सारी पश्चिमी सभ्यताएं आकर्षित होती आ रही हैं। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? जब भारत प्राचीन टाइम में इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली था, तो आज वो दूसरे लोगों का गुलाम कैसे हो गया? उसने अपनी प्राचीन यानी पुरानी शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेहरू जी का? क्या भारत ने अपनी पुरानी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पूरी तरह से उसे खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके कि आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? यानी कि चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या के रूप में। जनसंख्या यानी कि नेहरू जी बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी विशाल है, इतनी बढ़ती जा रही है। क्या जनसंख्या के अलावा भी भारत के पास कुछ है, कुछ अपनी सभ्यता, कुछ योग्यता जिसको वो कह सके कि मैं विश्व के साथ अपना तालमेल यानी दुनिया के साथ अपना तालमेल बिठा सकता हूँ? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक के रूप की नज़र से देखना शुरू किया। यहाँ पे नेहरू जी बोलते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, यानी कि मैं भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मेरे तन मन में, मेरे दिमाग में भारत ही भारत चलता रहता था। परंतु इसके बाद भी मैंने एक आलोचक की दृष्टि से भारत को देखना शुरू कर दिया। आलोचक क्या होता है? आलोचक होता है बेटा जो आपके बुराइयों को आपके फेस पर बोल सके, बोलने की हिम्मत रखता हो, वही आपका आलोचक है। और आलोचक ही आपका शायद सच्चा मित्र होता है, क्योंकि वो आपकी बुराइयों को आपके सामने रखने की हिम्मत रखता है। तो नेहरू जी एक आलोचक की तरह भारत को कैसे देखते हैं? ऐसा आलोचक जो वर्तमान में साथ साथ अतीत के कुछ अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। कैसा आलोचक मानते हैं नेहरू जी अपने आप को? ऐसा आलोचक मानते हैं जो भारत के वर्तमान के साथ साथ उसके अतीत को भी समझ सके, उसके अतीत की बुराइयों को भी उनके सामने रख सके कि तुम्हारे अतीत में तुमने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से आज तुम गुलाम हो। एक हद तक मैं उस तक
पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसी भाव से उसे देखा था जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। यहाँ पर पश्चिम के रास्ते से नेहरू जी का क्या मीनिंग है बोलने का कि पश्चिमी सभ्यताएं उस टाइम पर भारत के ऊपर राज कर रही थी। तो मैंने खुद को एक पश्चिम का इंसान है यानी कि पश्चिम का व्यक्ति समझकर ये सोचने की कोशिश की कि आखिर भारत में है क्या, कौन सी विशेषताएं हैं भारत में जो हम अगर हम खुद पश्चिम के होते तो भारत के ऊपर राज करना चाहते, भारत के ऊपर आकर्षित होते। ऐसी विशेषताएं ढूंढने के लिए नेहरू जी का मन बड़ा बेताब था और उसके साथ साथ उनके दिमाग में कुछ शंकाएं भी सिर उठा रही थी, यानी कि कुछ शक भी उत्पन्न हो रहे थे, कुछ संदेह थे। क्या संदेह थे? क्या मैंने भारत को जान लिया था? यही संदेह थे कि एक पश्चिम की सभ्यता के रूप में भी मैंने भारत की आलोचना की और एक आलोचक के रूप में भी मैंने सोच के देखा। इसके बावजूद भी क्या मैंने भारत को पूरी तरह से समझ लिया है, जान लिया है? मैं कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहता। वह बहुत कुछ जो सार्थक है भारत का वजूद है और उस रूप में नहीं होता आज जैसा है तो हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? यानी कि नेहरू जी का कहने का मतलब है कि अतीत में अगर कुछ ऐसा न होता तो आज भारत जैसा है वैसा न होता। यानी कि कुछ न कुछ तो भारत के अतीत में विशेषताएं हैं ना। भारत का अतीत शक्तिशाली और समृद्ध माना जाता है, तो अगर वो शक्तिशाली और समृद्ध ना होता तो आज जैसा भारत है, यानी कि जिस तरह से भारत के ऊपर पश्चिमी सभ्यताएं आकर्षित हो रही हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना होती, ना आकर्षित होती। इसलिए ऐसा कुछ तो भारत के अतीत में बहुत अच्छा रहा होगा, उसी को जानने की कोशिश नेहरू जी यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पेज में बेटा इस पेज पर मोहनजोदड़ो के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं। नेहरू जी अपने अतीत की खोज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने अतीत के सिंधु घाटी की सभ्यता से। मोहनजोदड़ो नेहरू जी मोहनजोदड़ो पर जाकर क्या क्या विशेषताएं वहाँ की ढूंढते हैं, क्या क्या उन्हें दिखाई देता है, यह सब इस पेज के ऊपर बताया गया है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, 7th में। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यता उत्तर पश्चिम यानी कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पंजाब, राजस्थान के इलाकों में फैली हुई जो सभ्यता है, इसलिए इन्हें उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का टीला। मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है? यानी कि मृतकों का टीला। जब वहाँ पर खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की जगह पर तो क्या क्या वहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर नेहरू जी पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं कि वो एक मोहनजोदड़ो के एक टीले पर पहुँच गए हैं। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी हुई हैं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है उसके ठेठ भारतीयपन और यहाँ की आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, यह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि हिला तक नहीं।
इस मजबूती का रहस्य क्या था? मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में नेहरू जी बोलते हैं कि वहाँ की गलियाँ कैसी थी, वहाँ के भवन कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, क्या था, क्या विशेषताएं थी उनकी, जो आज तक 5-6 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता भी आज ज्यों की त्यों टिकी हुई है। आखिर उसमें विशेषता क्या थी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता के साथ में उस टाइम पर संपर्क, निकटतम संपर्क यानी कि व्यापारिक संपर्क भी था। किन किन के साथ में था? मिस्र, फारस और चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों के साथ उस टाइम की सभ्यता का, उस टाइम के लोगों का संपर्क था, व्यापारिक संबंध थे। किसी भी तरह से वहाँ तक भारतीय सभ्यता फैली हुई थी। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने, यानी कि नेहरू जी बोलते हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उसके प्राचीन साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पूरे साहित्य को उन्होंने नहीं पढ़ा है, साहित्य के कुछ अंश पढ़े हैं, परंतु जितने भी उन्होंने अंश पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से समझा है। और क्या क्या उसमें उन्हें विशेषताएं मिली हैं? एक, विचारों की तेजस्विता, यानी कि विचारों की प्रभाविकता, कि किस ढंग से वो अपने